Hello friends, welcome to the Hindu daily newspaper and current affair analysis. Today at the 19th of the August 2023 we will discuss the Hindu न्यूज़पेपर। तो आज 19 अगस्त 2023 है और हम यह न्यूज़पेपर द हिंदू को डिस्कस कर रहे हैं। बता दें, भारत में जो सबसे ऊपर जुडिशरी है, जो हायरार्की में सबसे ऊपर आता है, वो सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन अब जो मामले हैं लोअर कोर्ट में या हाई कोर्ट में फैसला हो ही नहीं पा रहा है या लोग उससे संतुष्ट नहीं हो रहे हैं और फाइनली हर मामले को लोग सुप्रीम कोर्ट में लेकर पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो फंडामेंटल जजमेंट दे दिए हैं उसी का आधार बना करके, तो राइट टू प्राइवेसी का आधार बना करके जो है एक एनजीओ सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया कि जो बिहार में कास्ट सर्वे हो रहा है उस पर जो है स्टे लगा दिया जाए। बिल्कुल बेहुदा बात है, क्योंकि कास्ट सेंसस पर स्टे लगाने का कारण ये दिया गया है कि लोगों को अपनी जाति बताने के लिए सरकार जो है कंपेल कर रही है, उन्हें मजबूर करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि क्या तुम्हें तुम्हारे पड़ोसी का या तुम्हारे पड़ोसी को तुम्हारा जो है जाति नहीं पता है। हर व्यक्ति को एक दूसरे की जात पता होती है, हर पड़ोसी को पता, हर व्यक्ति को पता है। और लोग अपने गाड़ियों पर तो जाति का नाम उल्लेख करना गर्व समझ रहे हैं, लोग अपने घरों पर लिखते हैं, हर व्यक्ति के नाम के टाइटल में ही उसके जाति का उल्लेख हो जाता है। तो फिर इस तरीके का जो है राइट टू प्राइवेसी का मामला बना करके कोर्ट का टाइम बर्बाद किया गया है। तो ये होता है पैसे का खेल। जिसके पास पैसा है वो चैन से बैठेगा नहीं, वो परेशान करेगा, क्योंकि जनता की गाढ़ी कमाई सुप्रीम कोर्ट के फंक्शन में लगती है और ये लोग जा कर के इस तरीके के काम करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो स्टे अपलोडिंग डाटा अपलोड करने की बात है बिहार गवर्नमेंट की, उस पर हम स्टे नहीं लगा सकते हैं। और ये बिल्कुल ही एक कोई इसमें जो है बात बनता ही नहीं दिखता है कि राइट टू प्राइवेसी का कोई मामला हो, क्योंकि हर व्यक्ति को उसकी जात पता, हर व्यक्ति को ऐसा कोई इसमें बात भी नहीं है। साथ ही साथ इसमें ऐसे भी कहा गया है कि व्यक्ति के जो है पर्सनल डाटा को अपलोड नहीं किया जाएगा, सिर्फ ये अपलोड किया जाएगा कि कितने जात की कितनी संख्या है। तो वहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम, उसका एड्रेस, उसका सिम नंबर, उसका मोबाइल नंबर, चाहे पैन नंबर, आधार नंबर अपलोडिंग की बात नहीं है, सिर्फ उसमें नंबरिंग की बात होगी। इसलिए ये फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज नहीं करता है और इसलिए जो है इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, इस पर स्टे ऑर्डर नहीं लगाया जा सकता है। तो सिर्फ इतना ही बात है इसमें। लेकिन ये कोर्ट का टाइम खराब किया गया, जनता की गाढ़ी कमाई जो सुप्रीम कोर्ट के फंक्शन में लगती है। इसके बाद हम देखते हैं पेज नंबर 3 पर भारत की गौरवशाली, गौरवपूर्ण, ऐतिहासिक रूप से जो इतिहास रचने की प्रक्रिया चल रही है, चंद्रयान 3। अब उसी से रिलेटेड न्यूज है कि जो चंद्रयान 3 क्या किया, लैंडर मॉड्यूल और प्रोपल्सन मॉड्यूल अलग हुए थे। अब उसके नेक्स्ट स्टेज में क्या किया गया है कि लैंडर मॉड्यूल को डी बूस्ट किया गया है। डी बूस्ट करने की मतलब ये है कि जो हमारी ऑर्बिट है जिसमें वो रिवोल्यूशन कर रहे हैं चंद्रमा के चारों तरफ, उस ऑर्बिट को घटाया जाएगा, उसके रेडियस को घटाया जाएगा। इस प्रक्रिया को करने की जो है काम शुरू हो चुके हैं और कल जो है इसरो ने डी बूस्टिंग कर दिया है। और अब जो है चंद्रमा के बहुत ही करीब जो है हमारा चंद्रयान पहुंच चुका है और कल 20 अगस्त को दोबारा इसकी डी बूस्टिंग की जाएगी। बता दें, जो अब ये प्रेजेंट टाइम में ऑर्बिट है वो 113 किलोमीटर इंटू 115 किलोमीटर, 113 गुणे 157 किलोमीटर के इलिप्टिकल पाथ पर इस समय हमारा लैंडर रिवोल्यूशन चंद्रमा का कर रहा है। और सेकंड, जैसा कि हमने कहा, सेकंड डी बूस्टिंग जो है कल 20 अगस्त को की जाएगी और ये दोपहर को 2 बजे की जाएगी। इसके बाद जो है उसका रेडियस घट करके 100 किलोमीटर का हो जाएगा। हम बता दें, जो लैंडर है इसकी एक कैपेबिलिटी बनाई गई है कि ये वहाँ पर सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। उसके बाद वहाँ पर जो है ये अपना रोवर और लैंडर अलग हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये अपना इन सीटू केमिकल एनालिसिस करेंगे लूनर सरफेस की, वहाँ की मिट्टी की, जब तक कि जो है उनके पास जो है मोबिलिटी है। मोबिलिटी होने का मतलब क्या है? हम जानते हैं कि चंद्रमा पर हमारे जैसा दिन और रात नहीं होता है। चंद्रमा का एक दिन और रात मिला करके 28 दिनों का होता है, यानी 14 दिन हमारे यहाँ का, 14 दिन वहाँ का एक दिन, हमारे यहाँ का 14 दिन वहाँ का एक रात। तो जब चंद्रमा जो है रात होता है तो वहाँ पर एनर्जी नहीं मिलती है, सोलर पैनल काम नहीं करेगा। इसलिए जो हम इसका लैंडिंग 23 अगस्त को इसीलिए करा रहे क्योंकि वहाँ पर सूर्योदय होगा, जिससे कि वहाँ पर लाइट मिल सके और मशीन काम कर सके। इसलिए हम जानते हैं कि जब तक ये ऑर्बिट वहाँ पर फंक्शन में रहेगा तब तक उसकी मोबिलिटी रहेगी, तब तक ये काम करेगा।
अब मेन फंक्शन हमारे पास जो प्रोपल्सन मॉड्यूल था उसका क्या था, जैसे हमने कहा लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्सन मॉड्यूल। तो प्रोपल्सन मॉड्यूल का मेन फंक्शन ये था कि जब लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया है 14 जुलाई को, तो वहाँ से लॉन्चिंग के समय से लेकर के उसको फाइनल 100 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट तक पहुँचाने के लिए प्रक्रिया का वो हिस्सा था। अब चूंकि वहाँ से वो अलग हो चुका है, अब वो जो है अकेले लैंडर रिवॉल्व कर रहा है और प्रोपल्सन मॉड्यूल अकेले रिवॉल्व करेगा, और जो है लैंडर और रोवर अभी भी आपस में ही हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा जो है प्रोपल्सन मॉड्यूल है उसमें एक साइंटिफिक पेलोड रखे गए हैं। वो क्या करेगा, हमारे जो है साइंटिफिक वैल्यू एडिशन करेगा, और हमें जो है उसके पोस्ट सेपरेशन के टाइम पर भी वीडियो मिला है। इसरो ने 3 वीडियो रिलीज किए हैं जिसमें उसमें पोस्ट सेपरेशन के जस्ट बाद का भी वीडियो दिखाया गया है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो हर स्टेप में अलग अलग है। तो जो रोवर और लैंडर होंगे वो उतरने के बाद उसमें भी पेलोड है, और वहाँ पर वो ऑपरेशन करेंगे और वहाँ पर वो क्या करेंगे, साइंटिफिक रिसर्च करेंगे। प्रोपल्सन मॉड्यूल का टाइम पीरियड करीब 3 से 6 महीने का है, जबकि लैंडर और रोवर का मिशन लाइफ केवल 1 लूनर डे यानी पृथ्वी के 14 दिन के बराबर है। जैसा कि हमने कहा वहाँ पर सनलाइट के न हो पाने की वजह से ये है, अदरवाइज हमारा वो मिशन लंबा हो सकता था। 14 दिन बाद क्या होगा, 14 दिन बाद वहाँ पर जो है फिर से रातें होंगी। जब रात होगी तो वहाँ पर बिल्कुल ही हीट नहीं होती है, वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर न होने की वजह से, वहाँ पर ग्रेविटी कम होने की वजह से वहाँ पर पूरी हीट निकल जाती है, क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन भी इसकेप वेलोसिटी एक होती है फिजिक्स में। तो इसकेप वेलोसिटी की जो वेलोसिटी है उससे भी जो है उस लिमिट को भी जो है हाइड्रोजन नहीं क्वालिफाई कर पाता है, और हाइड्रोजन जो सबसे हल्का एटम है वो भी वहाँ से एस्केप कर जाता है। इसलिए वहाँ पर हमारा हीट का जो है मेंटेन रहना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए जब वहाँ पर रातें होंगी तो जो है वहाँ का एटमॉस्फेयर एकदम ठंडा हो जाएगा, इतना ठंडा हो जाएगा कि करीब -40 डिग्री या उससे भी कम टेम्परेचर हो सकता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें ख़राब हो जाएंगी। इसलिए इसके मिशन लाइफ को हम 14 दिन रखें। लेकिन ऐसा भी संभव है कि हो सकता है कोई डिवाइसें न खराब हो और अगले 14 दिन बाद जब वो फिर से सनलाइट हो तो वो क्या करें, एक्टिव हो जाए। तो ये हमारे लिए और भी गौरवपूर्ण बात होगी। तो इसरो ने 3 वीडियो भेजे हैं, जिसमें से लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा इसने जो है 15 अगस्त को भेजा था। फिर सेकंड जो है लैंडर इमेजर कैमरा फर्स्ट जो है इसने वीडियो लिया था जब जस्ट सेपरेशन हुआ था, और उसके बाद जो है प्रोपल्सन मॉड्यूल ने 17 अगस्त को लिया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि लैंडर और प्रोपल्सन मॉड्यूल आगे काम कर रहे हैं। अब अगली बार जो ऐसे ही न्यूज आता है फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आज के इस न्यूज में इतना ही, फिर देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। मणिपुर में हिंसा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, और इस बीच थोड़ा सा जैसे वहाँ पर संघर्ष विराम चल रहा था, सरकार प्रयास कर रही थी, फिर से 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। ये फिर से फ्रेश इंसिडेंट मिला है, और इस तरीके से वहाँ पर पता चलता है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है अब की नागा डोमिनेंट एरिया में हुआ है, जहाँ पर जो है 3 मई से जब से वहाँ पर उपद्रव हुआ है, जहाँ पर 14 जो है कुकी के डोमिनेंट्स वाले विलेज हैं उनमें अब तक नहीं था, लेकिन अब वहाँ पर जो नागा डोमिनेंस इलाके हैं वहाँ पर भी ऐसा देखने को मिला है। इसके पीछे जो है रीजन ये दिखाया गया है कि वहाँ पर पहले आसाम राइफल यूनिट पोस्टेड थी, लेकिन कुछ समय पहले उसे वहाँ से हटाया गया है। ऐसा लगा है कि हाँ शांतिपूर्ण व्यवस्था है, अब यहाँ से फोर्सेज को हटा देना चाहिए। जैसे फोर्स को हटाया गया है फिर वहाँ पर ये हत्या 3 लोगों की हो गई। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो एएसपी ने कहा है कि अभी जो है किलर को आइडेंटिफाई नहीं किया गया, लेकिन सस्पेक्ट है कोई मेइटी कम्युनिटी का मिलिटेंट रहा होगा। डिफेंस सोर्स का कहना है कि वैली बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप आर सस्पेक्टेड टू बी बिहाइंड द किलिंग्स। तो जो वैली में कुछ लोग हैं जो लोग ऑलरेडी इसमें सस्पेक्टेड रहे हैं, उन्हीं लोगों के ऊपर ये सुई की नोक शक की सुई जा रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी G20 की मिनिस्टीरियल जो है मीटिंग में बोल रहे थे, हेल्थ मिनिस्ट्रीज के मीटिंग में बोल रहे थे। उन्होंने कहा इनोवेशंस इन हेल्थ केयर मस्ट बी फॉर पब्लिक गुड। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा हम पहले देख लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा। उससे पहले हमको ये जानने की ज़रूरत है पब्लिक गुड क्या है, क्योंकि पब्लिक गुड एक स्पेसिफिक वर्ड है, और यूपीएससी ने इस पर जो है जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में क्वेश्चन भी पूछा है। तो आइए देखते हैं कि पब्लिक गुड एक्चुअल में क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा। तो पब्लिक गुड का मतलब वह चीज़ है जो पब्लिक का हो और वो पब्लिकली सब लोग यूज कर सकें, यानी ए कमोडिटी और सर्विस दैट इज मेड अवेलेबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी
टिपिकली एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड पेड फॉर कलेक्टिवली थ्रू टैक्सेशन। यानी कोई भी ऐसी सुविधा अगर सरकार प्रोवाइड कर रही है पूरे सोसाइटी के हर मेंबर को, जिसको गवर्नमेंट द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाए, एडमिनिस्टर किया जा रहा है, और उस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए सरकार जनता पर टैक्स लगाती है, उसके टैक्स के पैसे से वो सबको गुड प्रोवाइड करती है, उसे हम पब्लिक गुड कहते हैं। जैसे रोड बनता है तो रोड बनाने के लिए हर व्यक्ति टैक्स देता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स। सभी व्यक्ति टैक्स दे रहे हैं और सभी लोगों के पैसे से रोड बन रहा है। अब वो रोड जो है पब्लिक गुड है, उस पर कोई व्यक्ति जब चाहे सुबह शाम दोपहर रात दिन जाड़ा गर्मी बरसात कभी भी रोड पर चल सकता है। उस पर चलने के लिए उसको पैसे नहीं देना है, उसको कोई पेमेंट नहीं करना है। हाँ, ये अलग बात है, टोल टैक्स लगता है तो टोल टैक्स वही बात हो गई। सरकार पहले कहती है कि हम रोड बनवाने के लिए टैक्स लगा रहे हैं, और जब रोड बन जाता है तो सरकार कहती है चलने के लिए भी अब टैक्स देना पड़ेगा, जो टोल टैक्स हो गया। लेकिन पब्लिक गुड का मतलब यही हुआ, जैसे रोड हुआ, पार्क हुआ, तालाब हुए, नदी नाले हो गए, इसको कोई नहा सकता है, जा सकता है, पानी पी सकता है, या यूनिवर्सिटी जो है, जहाँ पर यूनिवर्सिटी जो हैं, कॉलेजेज हैं, वो भी एक पब्लिक गुड की तरह है, जहाँ पर कोई व्यक्ति सुविधा अवेल कर सकता है। लेकिन जैसे कॉलेज वगैरह में फीस देना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो बनाए तो गए हैं जनता के पैसे से, और पब्लिक गुड की तरह बिहेव कर सकते, क्योंकि वहाँ नॉमिनल कास्ट देना पड़ता है ट्यूशन फीस के नाम पर, एजुकेशन फ्री है। आगे देखा जाए एग्जाम्पल के तौर पर पब्लिक गुड के लिए, जैसे कि लॉ इन्फोर्समेंट, जैसे कोर्ट है, जुडिशरी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं, नेशनल डिफेंस, सेना है। सेना क्या कर रही है? पूरे देश के सभी लोगों की रक्षा कर रही है। पुलिस सबकी रक्षा कर रही है, अलग बात है, वो अलग तरीके से रक्षा करती है, और रूल ऑफ द लॉ को मेंटेन किया जाता है। तो ये पब्लिक गुड है, और ये एक्चुअल में बेसिक गुड्स हैं। इसलिए इसे के अलावा जैसे हम पीने का पानी कहते हैं, स्वच्छ हवा की बात की जाती है, स्वच्छ रोड होना चाहिए। जैसे कि आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्यक्ति को जो है स्वच्छ रोड मिलने चाहिए, और वो जो है हवा उसको सही मिलना चाहिए, पीने के सही पानी मिलना चाहिए। तो ये सब पब्लिक गुड हैं। अगर इसमें देखा जाए तो पब्लिक गुड में मेन चीज़ है कि ये प्राइवेट गुड से बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि प्राइवेट गुड्स किसी पर्टिकुलर पर्सन का होता है और उसकी संख्या सीमित होती है, और उसे आप एक बार यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई सामान खरीदने गए तो एक बार आप सामान खरीद के लेके चले आएँ, तो अगले दिन फिर वही सामान खरीदने के लिए पैसा देना पड़ेगा। लेकिन रोड पर एक दिन रोड बन गया तो डेली चलिए, जितना मन करे उतना चलिए, ऑक्सीजन जितना लेना है ले लीजिए, पानी जितना पीना है पी लीजिए, डेली पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सोसाइटी में जो है इस तरीके की जो चीज़ें बनाई जाती हैं, तो हेल्थ सर्विस को जो है प्राइम मिनिस्टर फोकस कर रहे हैं। तो हेल्थ सर्विस क्या है? एक पब्लिक गुड है। तो जैसा कि हमने कहा कि इनोवेशन इन द हेल्थ केयर मस्ट बी फॉर पब्लिक गुड। प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि हेल्थ केयर जो इनोवेशन हो रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए रोग जो पैदा हो रहे हैं, जब पुराने रोग हैं उनको जो है क्योर करने के लिए जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, उसे पब्लिक गुड कंसिडर करना चाहिए, जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीमारियों को एड्रेस किया जा सके, उनका निदान डायग्नोसिस किया जा सके। तो G20 की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कहा। साथ ही साथ उन्होंने कहा ग्लोबल इनिशिएटिव एंड डिजिटल हेल्थ विल अलाउ कंट्रीज इन द ग्लोबल साउथ टू क्लोज द गैप इन द हेल्थ केयर डिलीवरी। एक वर्ड जो है लगातार अब चर्चा में रहता है, ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ। ये क्या है? ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में मेन डिफरेंस ये है कि डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप्ड या लिस्ट डेवलप्ड कंट्री की ये क्राइटेरिया है। जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जैसे अमेरिका में है, यूरोपियन है, तो इन लोगों को जो है ग्लोबल नॉर्थ माना जाता है। जो डेवलप्ड कम है या अंडर डेवलप्ड हैं, डेवलपिंग हैं, उन्हें ग्लोबल साउथ कहा जाता है। तो भारत, चाइना जो है, पूरा अफ्रीका के देश, सभी लोग जो है, एशिया के अधिकांश देश, एशिया के मतलब जापान, सिंगापुर, इजराइल के अलावा जो है सब के सब ग्लोबल साउथ ही हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं कि अगर हमें यहाँ पर हेल्थ डिलीवरी में भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्लोबल साउथ काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा है। और कोविड-19 ने इस बात को रिमाइंड कराया है कि किसी भी पॉलिसी के सेंटर में डिसीजन, गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव के डिसीजन में हेल्थ केयर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और हमें जो है एक हमेशा रेजिलियंस बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा कोविड-19 कब आ जाए ऐसे आया किसी को पता नहीं चला, अचानक। इसलिए हमेशा हमें रेडी रहना चाहिए, प्रिपेयर रहना चाहिए कि हम प्रिवेंट, प्रिपेयर एंड रिस्पॉन्ड कर सकें किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में। तो प्राइम मिनिस्टर ने आगे कहा कि इंडिया बिलीव दैट होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस कैन हेल्प इन्हांस एवरीवन्स रेजिलियंस
द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन जामनगर गुजरात इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द डायरेक्शन। जैसा कि कल के आर्टिकल हम डिस्कस किए थे कि हेल्थ मिनिस्ट्रीज का जो वहाँ पर मीटिंग चल रही, मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस चल रहा है, उसमें WHO के चीफ भी कल आए थे। उन्होंने भी कल बोला था ट्रेडिशनल मेडिसिन जो कि जामनगर में इसका सेंटर बना है, तो उस पर उन्होंने भी कल कहा था। तो ये था प्राइम मिनिस्टर का स्पीच। सोशल मीडिया को चलाने में बड़ा मज़ा आता है, और मज़ा तब आ जाता है जब कोई वल्गर पोस्ट वगैरह आता है तो लोग बड़े तेज़ी से उस पर कमेंट करते हैं और फॉरवर्ड तक कर देते हैं। लेकिन उस केस में जेल जाने की तैयारी भी तय हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पर्सन हु फॉरवर्ड एब्यूसिव पोस्ट कांट एस्केप लायबिलिटी। कोई भी व्यक्ति जो किसी एब्यूजिव पोस्ट है, वल्गर पोस्ट है, किसी तरीके से वो हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, समाज में क्योस कर सकता है, दंगा फैला सकता है, या किसी की सम्मान आत्मसम्मान से खिलवाड़ हो सकता है, ऐसे पोस्ट अगर किसी ने प्राप्त किए हैं कहीं से तो उसे फॉरवर्ड नहीं कर सकता है, उसे डिलीट करना होगा। अगर वो फॉरवर्ड करता है तो उससे उतना ही दोषी है जितना उस पोस्ट को क्रिएट किया है, जिसने पोस्ट किया है। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी एक्चुअल में एक एक्टर के मामले में जो MLA भी रह चुका है, SV शेखर। तो जो लोग एक्टर बन जाते हैं वो सब हवा में उड़ते हैं, उनको लगता है कि वो पूरे दुनिया को कंट्रोल करेंगे, पर उनके साथ अब कंट्रोल की कंडीशन ख़त्म हो गई। उस एक्टर ने क्या किया था, एक वल्गर पोस्ट जो है किसी जर्नलिस्ट का था, उसको फॉरवर्ड कर दिया था। अब उसके ऊपर केस चलने लगे तो उसने बहाना क्या किया है, बड़ा अच्छी बात है, बहाना के मामले में फिल्म इंडस्ट्री तो सबसे आगे है। उसने क्या कहा है कि उसकी आंखों में समस्या थी, फिर भी वो सोशल मीडिया चला रहा था और आंख में ड्रॉप डाला हुआ था, आई ड्रॉप जो है डाला हुआ था, और उसके बाद जो है उसकी उंगली अचानक में स्क्रीन पर सेंड बटन पर क्लिक हो गई और पोस्ट फॉरवर्ड हो गया। ये तो बहाना है, कितना जो है ज़बरदस्त बहाना किया है, पर कोर्ट ने इसको मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अगर कोई भी एक्ट किया गया है तो ये जो है एक लायबिलिटी बन जाती है। We live in an era where social media has virtually taken over the lives of every individual in the world. We are now suffering from the virtual information diarrhea where everyone is bombarded with message. तो ये डायरिया वाली ही सिचुएशन चल रही है कि जहाँ पर व्यक्ति वर्चुअल इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा हो गया है को उससे आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहा है, और आइडेंटिफाई न कर पाने की वजह से जो सोशल मीडिया प्लेटफार्म है ये तो और प्रमोट कर रही हैं, इनका तो उसमें बिजनेस बन रहा है, इसलिए जो है ये एक और बहुत बड़ी समस्या बन गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि अगर कोई भी ऐसा एक्सरसाइज होता है, कोई एक्शन होता है, तो उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी जिसने जो फॉरवर्ड किया है। इसलिए राइट टू प्राइवेसी का मामला हो, हमारे हेल्थ का मामला हो, इस तरीके का एक्सक्यूज देने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए कोई चीज़ फॉरवर्ड करने से पहले ज़रूर सोचें। इस पृथ्वी पर 84 लाख योनियाँ हैं हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, लेकिन अगर इनकी बात की जाए, कुछ एक प्राणी है सिर्फ मनुष्य जिसके पास घर है, कानून है, व्यवस्था है, सब कुछ व्यवस्था है, इसके अलावा किसी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जो आवारा कुत्ते होते हैं, रोड पर घूमते हैं, ये कुत्ते काट लिए, और हमने देखा है दिल्ली में 3 बच्चे एक ही फैमिली से मर गए थे कुछ महीने पहले। तो सरकार ने आदेश दिया था कि उनका कुत्तों का स्टेरिलाइजेशन कराया जाए और साथ साथ उन्हें इम्यूनाइजेशन भी कराया जाए। इस प्रक्रिया में जो है हाई कोर्ट को ने फ्राइडे को जो है सिटी अथॉरिटी को कहा कि इंश्योर करें कि सभी कुत्तों का नसबंदी कर दिया जाए, साथ ही साथ उन्हें टीकाकरण भी कर दिया जाए, जिससे कि अगर किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को काटें तो बीमार ना हो, मरे ना। तो कुल सरकार ने ऐसा अथॉरिटी दिल्ली अथॉरिटी जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली ने कहा है कि कुल 59,000 कुत्तों को अब तक जो है स्टेरिलाइजेशन, उनका नसबंदी किया जा चुका है। और ये प्रक्रिया जो है 2022-23 में कुल 63,000 कुत्तों के साथ जो है उनके वैक्सीनेशन हुए, यानी 59,000 का स्टेरिलाइजेशन और 63,000 का जो है वैक्सीनेशन किया जा चुका है। ये एक सही प्रक्रिया है कि वैक्सीनेशन होनी चाहिए, अदरवाइज वो किसी को काट लें तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो जा रही है, जो कि काफ़ी गंभीर मामला है। जैसा कि हमने कहा, इस मीडिया के दौर में लोग राइट टू एक्सप्रेशन का प्रयोग इतना ज़्यादा तेज़ी से कर रहे हैं कि
कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा है, लोग पोस्ट पर पोस्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो मीडिया है, ये मीडिया भी ऐसे ऐसे समाचार दिखाता है जो गलत भी होता है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑफिशियल्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो है आदेश दिया है कि अब वो जो है एक निगरानी करें कि जो नेगेटिव न्यूज़, जो डिविजनल कमिश्नर हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उन्हें आदेश दिया गया कि जो नेगेटिव न्यूज़ हमें दिखाए जा रहे हैं या न्यूज़पेपर में पब्लिश हो रहे हैं या मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिख रहे हैं, उनकी जो है जांच की जाए कि क्या वो सच में ऐसा है कि नहीं है। साथ ही साथ उसमें जो भी फाइंडिंग्स है उसे तलाश की जाए और उस पर भी कार्रवाई की जाए कि क्या वो सच हैं कि नहीं है। और सच हैं तो उनके साथ साथ उनको भी जो है एक अपलोड किया जाए, रजिस्टर्ड किया जाए इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रेड्रेसल सिस्टम पर भी, और उसको जो है आगे डिविजनल कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजा जाए, जिससे कि वो वहाँ पर जांच कर सकें कि क्या सच में ऐसी घटना हुई है और यह नेगेटिव न्यूज़ जो दिख रहा है क्या सच है, और अगर सच है तो ये घटना किस तरीके की हुई है, जिससे कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन न मिल सके, और अगर इन्फॉर्मेशन सच है तो उस पर एक्शन हो। पेज नंबर 8 पर नेक्स्ट न्यूज है, 8 मिलिटेंसी सपोर्टर्स हेल्ड नियर LOC, टेररिस्ट बॉडी फाउंड इन रियासी। आर्मी को जो है जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में 8 जो है लोग पाए गए हैं जो मिलिटेंसी को, आतंकवाद को सपोर्ट करते थे। साथ ही साथ एक आतंकवादी की बॉडी भी मिली है, मतलब उसे मारना नहीं पड़ा है। वो एक्चुअल में जो वहाँ पर ऑपरेशन हो रहा था तो वहाँ से वो भाग रहा था, राजौरी में जो ऑपरेशन हो रहा था, और फाइनली वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, घायल हो गया और फाइनली अपने घाव से ही मर गया। उसको आर्मी को पता भी नहीं चला, बाद में उसको आर्मी लाश पाई है। तो वहाँ पर जो है 8 लोगों को पाया गया है। जब सर्च ऑपरेशन चले हैं पीर पंजाल वैली में, तो पीर पंजाल वैली जो है हिमालय का क्षेत्र है, ये ट्रांस हिमालय में पड़ता है। और अगर हम बता दें LOC पर जो है ये सपोर्ट जो है मिलिट्री जो है सर्च ऑपरेशन कर रही थी, उसमें वहाँ पर बहुत सारे हथियार मिले हैं और 8 लोग भी पकड़े गए हैं। तो इसमें जो है वहाँ पर बहुत सारे हथियारों में AK-57 भी मिले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बात है और हमारे देश की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान या कोई अन्य ग्रुप काफ़ी ज़्यादा खतरा पैदा कर रहे हैं। अभी हमने देखा एक एक्टर के मामले में जिसने वल्गर पोस्ट को फॉरवर्ड कर दिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि पनिशमेंट उसको भी झेलना पड़ेगा, उसकी लायबिलिटी है। उसी तरीके का एक मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में आया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा है कि हेट स्पीच विल बी प्रोसिक्यूटेड इक्वली नो मैटर द फेथ। तो हेट स्पीच कोई भी फैलाए, किसी भी व्यक्ति के प्रति फैलाए, किसी भी धर्म के प्रति फैलाए, उसे उसका सामना करना पड़ेगा, उसे सज़ा होगी। इसके केस में भी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो और किसी भी जाति धर्म के विरुद्ध फैलाए, अगर अपने ही धर्म के विरुद्ध फैलाता है या दूसरे धर्म के विरुद्ध फैलाता है तो भी उसको सज़ा होगी, और इसमें अफेंडर का कोई फेथ नहीं देखा जाएगा। इसके पीछे कारण यह है कि केरला में जुलाई में एक रैली हुई है जिसमें लिखा था डेथ टू द हिंदूज। उसी को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। जैसा कि हमने कहा, बड़ा आसान हो गया है क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा हो गया है, जो लाखों रुपये वकील को देते हैं और सिर्फ नाम कमाने के लिए उनका नाम अखबार में छपे, टीवी पर आए, इस तरह के कांड कर रहे हैं। इसके बाद पेज नंबर 10 पर न्यूज है कि 25 स्टूडेंट सुसाइड सिंस 2018 आर रैगिंग रिलेटेड, UGC सेज इन RTI रिस्पॉन्स। तो UGC ने RTI के रिस्पॉन्स में बताया कि 2018 से अब तक 25 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने रैगिंग से परेशान होकर के आत्महत्या कर लिया। और बड़ी शर्मनाक बात यह है कि ये सब हो रहे हैं IIT मद्रास, IIT बॉम्बे या बड़े बड़े देश के मेडिकल कॉलेजों में, जो जाते हैं टेक्नोलॉजी लेने, जो ये कहते हैं कि हम वर्ल्ड के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए काम करेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे समाज की सेवा के लिए, इंजीनियर बनेंगे समाज की सेवा करेंगे, देश के डेवलपमेंट के लिए, वो जा कर के रैगिंग कर रहे हैं जिससे एक बच्चा सुसाइड कर रहा है। और ये मामला इतना जो है कंसर्न वाला है, ग्रेव कंसर्न का मैटर है कि इतने टफ एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट जा कर के वहाँ बदमाशी कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। तो UGC ने बताया है कि करीब करीब 25 बच्चों ने सुसाइड किया है 2018 से, और ये रिपोर्ट उन्होंने RTI से मांगने पर दिया है। और उनका कहना है कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 4 लोगों की डेथ हुई है, उड़ीसा में 3 हुआ है, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना में जो है 2-2 डेथ रिपोर्ट किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो चेन्नई है तमिलनाडु का राजधानी,
वहाँ से 3 मिले हैं, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास में ही 2 मिले हैं केसेस, और महाराष्ट्र में भी इस तरीके का IIT बॉम्बे में भी 2 केसेस मिले हैं। इस तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। UGC ने कहा है कि हम 24/7 एंटी रैगिंग हेल्पलाइन बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं, और बच्चे जो है फ़ोन भी करते हैं, बहुत सारे बच्चे, और वो जो है सहायता मांगते हैं क्योंकि वो डिप्रेशन में हैं। इस वजह से ये एक बहुत शर्मनाक बात चल रही है। तो इस बात को ध्यान रखने की बात है कि जो हॉस्टल वगैरह हैं, मेस है, लाइब्रेरी है, लैब है, वहीं पर ये सब होता है। हम एक टीचर हैं और हम इस चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, तो इसलिए सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि लाइब्रेरी, मेस, हॉस्टल पर सबसे ज़्यादा फोकस करें। इसके अलावा जो है लैब में भी कुछ चीज़ें एक्टिविटी होती हैं, इसलिए ये रैगिंग रोकना अति आवश्यक है। अदरवाइज ऐसे ही बच्चे सुसाइड करते रहेंगे तो फिर इन इंस्टीट्यूशंस का जो एक नेशनल नेम और फेम है वो हमारा धूमिल होगा, और जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। स्टूडेंट, टीचर एंड पेरेंट मस्ट बी एजुकेटेड अबाउट मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड आइडेंटिफाइंग साइन ऑफ डिस्ट्रेस। तो UGC का भी कहना है कि स्टूडेंट और टीचर, पेरेंट सभी को जो है एजुकेशन की ज़रूरत है कि मेंटल हेल्थ को मेंटेन कर सकें। अगर कोई उन्हें परेशान कर रहा है तो उस परिस्थिति से उबर सकें, और साथ ही साथ जो है वो सामने किसी से कहने की हिम्मत रख सके। इन केसों में सबसे ज़्यादा समस्या तब होती है जब कोई बच्चा इन सब चीज़ों को झेल लेता है और किसी से अपनी बात कहता नहीं है, और फाइनली वो गुस्से में आकर के सुसाइड कर लेता है। इसलिए ये चीज़ें अति आवश्यक हैं, इनकी देखने की आवश्यकता है। इसी क्रम में देखा जाए एक और न्यूज़ है, एंटी सुसाइड डिवाइस टू बी इंस्टॉल्ड ऑन सीलिंग फैन। तो जो बच्चे तैयारी करते हैं, जैसा कि हमने कहा, वही मेडिकल की तैयारी, इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए कोटा जाते हैं, वहाँ पर भी बच्चे सुसाइड करते हैं। और अब की 2023 में ही जो है करीब करीब बहुत ज़्यादा केसेज मिल चुके हैं कि जो है सुसाइड बच्चे कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक नया डिवाइस बनाया जा रहा है जो पंखे में लगा दिया जाएगा, और उसमें स्प्रिंग एक लगा होगा। अगर वो कोई भी वस्तु जो 20 किलोग्राम से ज़्यादा होगी, अगर उस पर लटकाई जाएगी तो स्प्रिंग एक्सपेंड हो जाएगा, और वहाँ से सुसाइड करने की जो है परिस्थिति नहीं बनेगी। लेकिन ये जो इसी आर्टिकल में कहा गया है, जो बच्चे डिप्रेशन के शिकार हैं उनके लिए क्या किया जाएगा, क्योंकि जो सुसाइड नहीं करना चाहता लेकिन वो अंदर ही अंदर घुट के मर रहा है, उसकी तो पढ़ाई नहीं हो रही है, उसके लिए क्या किया जाएगा। और हर पंखे में एक डिवाइस को इंस्टॉल करना ये वायबल तो नहीं है, ये सिर्फ एक कथित ऑफिशियल रिकॉर्ड हो सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ है इन ब्रीफ में कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन को जो साउथ अफ्रीका में होने वाला है 22 से 24 अगस्त को उसको अटेंड करेंगे, और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी आएंगे। तो हो सकता है बायलैटरल बात हो, तो यहाँ पर डिस्कस करने का कोई मामला नहीं बनता है, क्योंकि जब वो 22 से 24 को मीटिंग अटेंड करेंगे तो ऑटोमेटिक ही पूरे भर के आर्टिकल आएंगे, हम उसी टाइम डिस्कस करेंगे। आगे देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट रिजर्व आर्डर ऑन वेदर चिल्ड्रेन फ्रॉम इनवैलिड मैरिजेज कैन इनहेरिट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसमें सुनवाई चल रही है, और उसने आर्डर रिजर्व कर लिया है, अभी फैसला नहीं आया है कि जो बच्चे इनवैलिड हैं, जिन्होंने नाजायज़ संबंध से पैदा हुए हैं, तो क्या उनके माता पिता की जो पूर्वजों की संपत्ति है, क्या उसमें उनको हिस्सा मिलेगा कि नहीं। इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया है। फैसला आएगा तो हम स्वयं ही देखेंगे उसमें क्या कहा गया है। साइन ऑफ रिवाइवल एमिड ट्रेड स्लम्प। तो इसमें ये बात कही गई है कि जो हमारा ट्रेड है उसमें थोड़ी सी रिवाइवल की टेंडेंसी दिख रही है, लेकिन ये मेनली एक बिजनेस न्यूज़ की तरह है। द ग्लूमी मर्केंटाइज ट्रेड नंबर ऑफ जुलाई में होल्ड सम पॉजिटिव साइन ऑफ रेजिलियंस इन डोमेस्टिक डिमांड एंड रिवाइवल इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में थोड़ी सी हमको जो है पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिल रहा है। तो ये डे टू डे का जो है बिजनेस न्यूज़ पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। RBI का प्लान देखा जाए, RBI टेल्स लेंडर नॉट टू लेवी पीनल इंटरेस्ट ऑन बारोवर। हम जानते हैं जो बैंक होते हैं, ये बैंक में जाता है जनता जाते हैं तो बहुत परेशान रहते हैं, कोई काम नहीं सुनता है, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होता है। लोग यहाँ इस डेस्क से उस डेस्क खदेड़ते हैं, लेकिन जब वो लोन देना होता है तो पहले तो लोन दे दिए, लेकिन उसके बाद उनको लोन की वसूली में बहुत ज़्यादा और क्लाजेज ऐड करते हैं और वो जनता को ठगते हैं। इसी क्रम में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है
कि जितने जो है लेंडर हैं, बैंक हैं, जो बैंक हैं चाहे एनबीएफसी हैं चाहे अदर कोई लेंडर हैं, वो इंश्योर करें कि किसी बारोवर के साथ पीनल इंटरेस्ट को जो है इस आधार पर न लगाएं कि उनको रिवेन्यू जनरेट करना है। जो पीनल इंटरेस्ट होता है वो पीनल है, एक सज़ा के तौर पर है, लेकिन वो रिवेन्यू जनरेशन का एक क्लाज नहीं होना चाहिए, एक जो है मीन्स नहीं होना चाहिए, एक माध्यम नहीं बनना चाहिए। तो उस आरबीआई ने साफ साफ कहा कि एक रीजनेबलनेस एंड ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर करना चाहिए पीनल इंटरेस्ट का, और ये किसी भी तरीके से जनता के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। तो इस केस में जो है आरबीआई ने साफ कहा कि द इंटेंट ऑफ लेविंग पीनल इंटरेस्ट चार्जेज इसेंशियली टू इनकलकेट ए सेंस ऑफ क्रेडिट डिसिप्लिन। तो क्रेडिट डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, साथ ही साथ जो है ये जो चार्ज किए जाते हैं वहाँ पर रिवेन्यू जनरेट करने की बात को, न कि जो चार्ज इंटरेस्ट रेट चार्ज किया गया है उसी पर ये कलेक्ट किया जाए। तो इस पर जो है कहा गया है कि अब ग्रीवांस रिड्रेसल किया जाएगा। आगे हम देखते हैं कि बैंक क्या करते हैं। बैंक जो आरबीआई की गाइडलाइन आती है वो तुरंत नहीं मानते हैं, कम से कम उन्हें 6 महीना लगता है। देयर शेल बी नो कैपिटलाइजेशन ऑफ पीनल चार्जेज, दैट इज नो फर्दर इंटरेस्ट कंप्यूटेड ऑन सच चार्जेज। तो कोई भी पीनल कैपिटलाइजेशन न किया जाए, कोई इंटरेस्ट एक्स्ट्रा जो है पीनल इंटरेस्ट के तौर पर न लगाया जाए, आरबीआई का यही कहना है। वर्ल्ड न्यूज में देखा जाए तो विल नॉट सपोर्ट फोर्सेज ऑफ डार्कनेस से पाकिस्तानी केयरटेकर पीएम। तो पाकिस्तान का न्यूज है। फिर रसिया ने कहा कि उसने यूक्रेन के ड्रोन को ध्वस्त कर दिया। एक यहाँ पर न्यूज है जो भारत से न्यूज संबंधित नहीं, लेकिन थोड़ा सा ये इथिकल मैटर है, इसलिए हमको थोड़ा सा देखना चाहिए कि जो है सर्विलेंस कितना आवश्यक है, अवेयरनेस कितना आवश्यक है, और जो लोग मेंटली डिप्रेस हों, मेंटली जो हैं पागल हों, उन्हें ध्यान रखने की आवश्यकता है। ब्रिटिश नर्सेज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डरिंग 7 बेबीज इन ट्राइंग टू किल 6 अदर्स। ब्रिटेन में एक नर्स थी एक हॉस्पिटल में, उसने अपना एक फन बना लिया था बच्चों को मारना। जब बच्चे पैदा होते थे उनको मार देती थी और बताती थी कि बच्चे मरे हुए पैदा हुए या पैदा होने के बाद मर गए। इस तरह उसने 7 बच्चों को मार भी दिया और 6 बच्चों को मारने की प्लानिंग कर रही थी। अब वो जेल में है। तो इथिकल कंसर्न बनता है कि जब हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति जाता है तो वहाँ पर एक्चुअल में घर के फैमिली मेम्बर हर जगह नहीं जा सकते हैं अंदर। ऑपरेशन थिएटर में नहीं जा सकते हैं, हर जगह जहाँ डॉक्टर होगा नहीं जा सकते हैं, जहाँ पेशेंट जाता है। लेकिन जहाँ बच्चे पैदा हो रहे हैं, गायनोकोलॉजिस्ट की बात है, तो वहाँ पर तो सिविल इंसेंसिटिव मामला होने की वजह से कोई नहीं जाता है, तो वहाँ पर नर्स ही मार देगी। तो ये तो बहुत ही बड़ा एक पॉलिसी कंसर्न भी बनता, इथिकल कंसर्न तो है ही। इस बात को पूरी दुनिया के हर देश को एड्रेस करना चाहिए कि न ब्रिटेन को। तो हमारे देश को भी इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई हॉस्पिटल है वहाँ पर इस तरीके की निगरानी की जानी चाहिए कि कहीं कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो इस वजह से मर रहा है कि उसको एक्चुअल में किसी ने मार दिया है। आगे देखा जाए तो ईरान, सऊदी अरेबिया और इजराइल, ये तीनों एक दूसरे का म्यूचुअली दुश्मन है। इजराइल ईरान दुश्मन है एक दूसरे के, ईरान सऊदी अरेबिया एक दूसरे के दुश्मन है, और सऊदी अरेबिया और इजराइल एक दूसरे के दुश्मन है। और अमेरिका जो है इजराइल और सऊदी अरेबिया का दोस्त भी है, ईरान का वो भी दुश्मन है। इस तरीके से देखा जाए एक बहुत ही मकड़जाल चल रहा है। लेकिन पिछले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरेबिया और इजराइल की दोस्ती करवा दी। अब जो है चाइना ने उसी कदम पर बढ़ते हुए सऊदी अरेबिया और ईरान की दोस्ती करवा दी। तो अब इस क्रम में जो है ईरान के मिनिस्टर ने सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस से मुलाकात किया है। अब उसकी फाइंडिंग बाद में आएगी, लेकिन यही है कि जो वेस्टर्न एशिया में टेंशन चल रहे हैं वो टेंशन को एस्केलेट करने के बजाय उन्हें रिड्यूस करना चाहिए, ये सही बात है। अदरवाइज ये लोग करते कि अपना टेंशन बढ़ता है, इससे इनका जो नुकसान होता है उसकी भरपाई ये तेल के दाम बढ़ा के करते हैं, और इससे भारत जैसे देशों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये था आज का न्यूज। स्पोर्ट में कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, और स्पोर्ट में कोई ऐसी न्यूज़ होती भी नहीं है कि जिसको करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से डेली पढ़ा जाए, क्योंकि उनके 2 पेज होते हैं बहुत बड़े बड़े, और डेली जो है कोई 2 पेज पढ़ेगा तो वायबल नहीं है। तो ये था आज का करंट अफेयर जो है डेली न्यूज एनालिसिस। हम द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन को अलग से डिस्कस करते हैं, उसे हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कुछ पूछना हो तो कमेंट करें, और साथ ही साथ जो है अन्य लोगों को फॉरवर्ड भी करें। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग।
जय हिंद, जय भारत।